हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीबीएसई का जो केमिस्ट्री का सैंपल पेपर हमने पार्ट 1 में सॉल्व करा था, उसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। एक बार निकाल लीजिए पेपर और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि आपको रीजनिंग करनी है। और पहला दे रखा है कि एनिलीन जो है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब कि क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, यहां से Cl निकाल दीजिए, यहां से S निकाल दीजिए और एनिलीन बना लीजिए। कि ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग नॉर्मल कंडीशंस में? तो वजह आपको पता होगा कि क्लोरोबेंजीन के साथ दिक्कत है। कई ऐसी वजह है, तकरीबन 4-5 वजह आपके पास हेलो एल्केन वाले चैप्टर में दे रखी है कि क्लोरीन पे जो लोन पेयर होता है ना, ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से CCl बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसी की वजह से क्लोरीन लेस रिएक्टिव हो जाता है। सिर्फ यही वजह नहीं है, एक वजह यह भी है कि इस पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। प्लस क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी कर देता है -I इफेक्ट से। तो कई सारी वजह है, उसमें से हमें जो देनी है एक वजह हम ये लिख देंगे कि क्लोरीन over the benzene ring has lone pair due to which it shows partial CCl bond character due to resonance that makes chlorobenzene less reactive for ammonolysis. That is why aniline cannot be prepared with the help of ammonolysis of chlorobenzene. ठीक है, सिंपल है, कोई इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। बी पार्ट पे आइए। कहता है एन इथाइल इथेन अमाइन, तो इथेन अमाइन लिखिए, एन इथाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 329.3 केल्विन और एक और है ब्यूटेन अमाइन, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है जो कि 350 केल्विन है। दोनों आइसोमेरिक है क्योंकि दोनों में ही 4-4 कार्बन है, दोनों में ही 4-4 कार्बन है, आइसोमर है एक दूसरे के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है, ये 329 ये 350। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, दोनों का सेम। देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अगर स्ट्रांगली अटैच्ड है तो इसको तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड वीक हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहां पर 2 डिग्री अमाइन और ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के पास में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दूसरे 1 डिग्री अमाइन से जैसे ये है, तो दूसरा कोई 1 डिग्री अमाइन लीजिए, उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये देखिए, देख रहे हो, तो ये जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, बट बना कितने सकता है? दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर के 3 बना सकता है, जबकि ये कितने बना सकता है? 2। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 डिग्री अमाइन फॉर्म्स मोर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। आप बना करके दिखा भी सकते हैं, है ना, आर की जगह आप ये कंपाउंड लिख देना। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। सी देखते हैं इसका। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का अटैक कराना है। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है?
CH3CO, इसको हम बोलते हैं SI। इसका अटैक कराना है एनिलीन पर। कहता है कि ये रिएक्शन हम लोगों को करानी पड़ती है, बट इसमें हम पाइरिडिन डालते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एसाइलेशन जब होगा ठीक है, तो साथ में HCl बनता है। ये पाइरिडिन इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके पास ये इथेनामाइड मिलता है। तो सिंपली द फंक्शन ऑफ पाइरिडिन इज टू एब्जॉर्ब HCl एंड हेंस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड योर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। तो ये वजह है एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका ऑल्टरनेट भी है, ठीक है। तो एक बार इसको मैच कर लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था आपका 4th वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेट जो दे रखा है इसने कि आपको इंटर कन्वर्जन करना है। इंटर कन्वर्जन में बोलता है कि फिनोल जो है उससे आपको बनाना है एन फिनाइल इथेन अमाइन। एन फिनाइल इथेन अमाइड ये बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको ये ग्रुप हटाना है पहले तो, और ये ग्रुप लगाना है। ये ग्रुप हमने अभी अभी लगाया था एनिलीन में, है ना। तो मैं उसी से कर देता हूं। इसमें पहले जिंक डस्ट डाल करके थोड़ा सा हीट कर दीजिए, जिससे इसकी ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन बनने के बाद में इसमें NO2 जोड़ना पड़ेगा, तो आप नाइट्रेशन मिक्सचर डाल सकते हैं। नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये दोनों मिलकर के आपको NO2 प्लस देंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और यहां से आपके पास में NO2 बन जाएगा। फिर इसको रिड्यूस कीजिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, Fe विद HCl डाल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो इसका रिडक्शन होकर के एनिलीन बन जाएगा। कि सर आपको कैसे पता एनिलीन बनेगा? ये देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये एनिलीन की रिएक्शन है और एनिलीन में एसाइलेशन हुआ है। एनिलीन में एसाइलेशन हुआ है, तो पहले फिनोल को आपको एनिलीन में चेंज करना पड़ेगा, फिर इसका एसाइलेशन कर दीजिए। ये रिएक्शन अभी अभी हमने करी है। और साथ में क्या डालेंगे? पाइरिडिन। वजह आपको पता ही है। और ये आपके पास ये बना दो, बस खत्म हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको, ए पार्ट। आइए बी देखते हैं। आइए इसका बी पार्ट देख लीजिए। ये बोलता है क्लोरोइथेन है आपके पास में, क्लोरोइथेन से बनाना है मीथेन अमाइन। यहां भी आप अगर देखेंगे तो एक कार्बन कम करना है और अमाइन बनाना है। तो एक कार्बन कम करके अमाइन की तरफ जाना है। तो मैंने आपको पहले बोला है अमाइड वाला रास्ता आसान होता है ना, हाफ मेन ब्रोम एमाइड। तो इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको पहले, है ना, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा अमाइड में। तो मेरे को जो रिएक्शन याद आ रही है, मैंने एसिड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करा दूं और इसको हीट कर दूं तो HNH2 वाटर निकलता है और आपके पास में अमाइड बन जाता है। ये रिएक्शन मुझे याद आ रही है। और फिर इसमें मैं हाफमैन ब्रोमेमाइड लगा दूंगा, KOH प्लस Br2, है ना, बन जाएगा। अब इसको यहां तक कैसे लाना है? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन एक्वस की वजह से करा दीजिए, आपके पास में इथेनॉल बन जाएगा। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ऐसा लिख दीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल से एसिड, एसिड से अमाइड, अमाइड से हाफमैन ब्रोमेमाइड लगा दिया आपने। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है। जैसे आपके पास एसिड बना, आप इसकी रिएक्शन सोडियम से कराइए,
सोडियम एसीटेट, फिर इसमें सोडा लाइम डाल दीजिए, थ्री इज टू वन के रेशियो में, ये एक कम कार्बन वाला अल्केन दे देगा। फिर इसको क्लोरीन की एक्सिस में रिएक्शन कराइए, CH3Cl बन जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन NH3 से करा दीजिए। इससे भी आपका मीथेन अमाइन बन सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, तो जो इजी है वो यूज कर सकते हैं आप, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप हॉफमैन ब्रोमेमाइड वाला यूज करें, क्योंकि इसमें नेम रिएक्शन आ रही है तो ज्यादा अच्छा लगता है करने में, ठीक है, और छोटा भी रास्ता है, और ये रास्ता दूसरा लंबा हो गया है। चलिए साहब, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3CH2Cl, प्रोपेन नाइट्राइल, इसको चेंज करना है इथेनॉल में। इसमें भी अगर आप देखें तो 3 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन हटाना है और OH तक जाना है, ठीक है। तो कार्बन हटाने के कई तरीके हो सकते हैं, बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको भी अगर मैं अमाइड में चेंज कर दूं, इसमें इजीली चेंज हो जाएगा। फिर इसमें मैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड लगा दूं तो CO हट जाएगा, कार्बन मेरा यहां भी कम हो गया है। फिर मुझे NH2 हटा करके OH लगाना है, NH2 हटाओ OH लगाओ, HNO2 ये काम करता है। इससे अमाइड बड़ा इजीली बन जाएगा। इसका आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, इसका बन जाएगा अमाइड। बस खत्म है ना, मतलब यही वाला बन गया। देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए, आंसर नंबर 5 कहता है कि ये जो कंपाउंड है ये ग्रीन कलर का है, और यही वाला कंपाउंड ब्लू कलर का है। अब इसकी वजह पूछ रहा है। तो आपको याद है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इसमें कलर की वजह क्या होती है, डी ट्रांजिशन, है ना। CN नंबर 6 है तो T2G और EG, तो डी ट्रांजिशन में आपके पास d ऑर्बिटल इस तरह से बढ़ जाते हैं, है ना, और ये इनके बीच का होता है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप है तो एनर्जी है ना, ऐसे मान लो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप, अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है। ये एक सोचने वाली बात है। और ये एनर्जी गैप ज्यादा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉन्सेप्ट याद रखना, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होगा, है ना। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और जो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट होगी वो उतनी ही कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप ब्लू और ग्रीन की बात करें, ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी गैप बढ़ जाता है। इसकी वजह से एमिटेड लाइट की वेवलेंथ कम आती है, यानी कि वो ग्रीन की जगह क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। यहां पर वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इस केस में आया है, इसीलिए निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है।
ठीक है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। डी ट्रांजिशन है। बी पार्ट कहता है, अच्छा, कहता है इथाइलिन डायमाइन जो है 3, कोबाल्ट सेकेंड, कोबाल्ट थर्ड है, कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट, ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए सल्फेट। तो ये हो गया आपके पास में, इसकी हाइब्रिडेशन पूछ रहा है ना। तो एक बार देख लेते हैं। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, 3d7 4s2, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, वीबीटी से कर रहा हूं मैं, 1 2 3, सॉरी बाद में करते हैं ना। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +2 है ना। कोबाल्ट +3 है, सॉरी कोबाल्ट +3 है, तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 3, ठीक है। कि सर ये क्या कर दिया आपने कुछ नहीं करा। अगर इस पर इथाइलिन डायमंड पे चार्ज नहीं होता, इस पर +3 चार्ज है, तो 3 यहां आ जाएगा। सल्फेट होता है SO4 2-, तो 2 नीचे 3 इधर, तो फॉर्मूला बनेगा CO इथाइलिन डायमाइन 2 नीचे SO4 का होल। ये कराएंगे, घबराइए मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोबाल्ट +3, 3+ होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, एक यहां से निकल गया, 3d6, 4s खाली पड़ा हुआ है, 4d खाली पड़ा हुआ है। अब 3d की बात करें, 3d6, 4s खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है। ये स्थिति है। अब इथाइलिन डायमाइन लाइक आई सेड कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, ये जो 3d ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट में बढ़ता है, यानी कि इसकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है इस तरह से। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, अगर आपको स्कूल में ऐसे पढ़ाया है। ये 3d6 है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर ये 2 पार्ट में बढ़ता है, एक T2G, एक EG। इनके बीच का एनर्जी गैप कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इस केस में जो होता है वो पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज्यादा होता है, पेयरिंग के लिए एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, ठीक है। तो T2G 6 और EG खाली पड़ा रहता है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए हैं, तो क्या बनेगा इसका देखिए, ये DD स्प्लिटिंग है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थोड़ी, वो इधर आ गया, तो क्या बचा उसमें, एक 2 3 4 5 6, ये खाली पड़ा है और ये 4d है। यही हुआ, सारे के सारे d वाले पेयरिंग में चले गए और ये EG के 2 ऑर्बिटल आपके खाली पड़े गए। ये वाले 2 मान लीजिए EG के हैं, तो ये खाली पड़े, ये देखिए, ये EG मान लीजिए, ये T2G मान लीजिए, है ना। तो D के 2 ऑर्बिटल, S का 1 और P के 2 3 और 3, D2sp3, है ना। CN नंबर कितना है इसका, इथाइलिन डायमाइन डाइडेंटेड लिगेंड है जो 3 जुड़ा है, तो CN नंबर कितना हो गया, 6। तो 6 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, उसमें D के 2, S का 1 और P का 3 है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कम लगती है।
क्यों कम लगती है? क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी गैप इसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल आपको खाली मिल जाते हैं और लिगेंड यहां पर अपने लोन पेयर रख सकता है। तो बस यही चीज है, जिस भी तरह से आपको समझाया है उस तरह से ये चीज आसानी से निकाली जा सकती है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको लिख दिया मैंने D2sp3 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी, है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और अल्टरनेट पार्ट पे। आइए, मैंने बोला था ना रिवाइज करके बैठोगे तो ये पेपर समझ में आएगा। अगर आपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज ही नहीं करा है तो फिर दिक्कत है ना। आइए, फिफ्थ का और पार्ट। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल आयन का क्या आ रहा है? T2G3 और Eg1, यानी कि जो ये स्प्लिटिंग हुआ था इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है Eg में। ऐसा कब होता है? जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड जब होता है तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कम हो जाता है, बट पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस कम एनर्जी गैप को पार करके वहां पर चला जाता है। कब? जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा आपने, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला बोलता है इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, इसीलिए हम कह देंगे इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा आएगा, है ना। कैसे निकालते हैं? n इंटू n+2 रूट n क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना। अगर ये पेयर हो जाते, अगर यहाँ पे वीक की जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता तो ये यहां पेयर हो जाता। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि इसका स्पिन लो हो गया, तो उस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ द अबोव ऑर्बिटल। इसका खींच लें तो खींच सकते हैं भाई। इसमें क्या है कि भाई डी के 5 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4, 1 2 3 4, तो यह है D4। इसकी एनर्जी बढ़ा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। एनर्जी, तो ये आपने एनर्जी बढ़ा दी। अब बाद में आप कह दीजिए कि इसको स्प्लिट कर दिया है। ये डायग्राम आपको मोस्टली एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएंगे। अब इसको स्प्लिट करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, T2G3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दीजिए, Eg में 1 है, और बोल दीजिए इनके बीच का ये जो गैप है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी गैप विल बी लेसर देन पेयरिंग। बस खत्म हो गया। ये बना करके आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़ लीजिए इसको एक बार। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। 3 चीजें दी हैं। पहला ये बोलता है कि टाइटेनियम 4 जो है, यानी कि टाइटेनियम +4 है, वो टाइटेनियम +2 और टाइटेनियम 3+, इसकी स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा होती है, ये कह रहा है। टाइटेनियम कहाँ आता है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 22। एटॉमिक नंबर 22 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 3d2 4s2। टाइटेनियम +4 है, यानी कि इसने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया इसने? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जबकि टाइटेनियम +2 होगा तो ये 3d2 रहेगा, +3 आएगा तो 3d1 हो जाएगा। ये तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हम कह सकते हैं इन टाइटेनियम +4 आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन
it achieves noble gas configuration due to which it is stable with respect to titanium +2 and titanium +3। सिंपल है। आइए अब बी वाला पार्ट देख लीजिए एक बार। सेम चार्ज के लिए जो आपके पास में सेम चार्ज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इंक्रीजिंग ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें आइए, अब आपको पता है जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी कि जेड बढ़ने से जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इधर से इधर जब आप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल तो वही है, जेड बढ़ने से जेड इफेक्ट बढ़ता जाता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D1 में आते हैं। ऐसे करते करते क्रोमियम में 3D5 आ जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाता है 3D8 और ये हो जाता है 3D10। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो 4s और 3D ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जैसे 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 बढ़ते हैं ये आउटर मोस्ट 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिपेल करने लग जाते हैं, और ये कहें कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन इसको बचा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग। इस शील्डिंग की वजह से 4s वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3D, अब यहां पर 3D में कम इलेक्ट्रॉन है, धीरे 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 बढ़ने लग जाते हैं। 3D5 तक आते आते ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग से बैलेंस कर देते हैं। अब इधर जाने पर एक प्रोटॉन आने पर इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्शन बढ़ता है उतना ही ये रिपल्शन बढ़ जाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो जेड इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से, जिसकी वजह से यहां तक साइज में कोई खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। यहां पर आने के बाद में जब डी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाते हैं तो सिग्मा यानी कि शील्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर ये साइज बढ़ता है। यहां पर जेड इफेक्ट ज्यादा होता है इसलिए साइज कम होता है, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और क्रोमियम तक आते आते वो अट्रैक्शन फोर्स को शील्डिंग इफेक्ट कंपनसेट करता है, जिसकी वजह से साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है जनरल ट्रेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस ऑफ द सेम चार्ज, अगर आप इनका सेम चार्ज वाला आयन लेते हैं, जैसे +2 वाला ले लो, जो भी ले लो, उस केस में ये साइज डिक्रीज ही होता जाता है। इसकी वजह बताइए। तो अगर आप सेम चार्ज वाले की बात करते हो तो 3D 4s और न्यूक्लियस, यही सीन है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? डी में 3D1 3D2 3D5 ऐसे बढ़ते हैं। तो 3D में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, बट 4s में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s में जब आपने चार्ज ले तो 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो शील्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अब रही नहीं। यहां पे तो धीरे धीरे बढ़ गई और यहां पे स्ट्रॉन्ग भी हो गई है, बट जब आपने इस पर इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए 4s से, तो शील्डिंग में रिपल्शन कहां से आएगा? इसका मतलब यह है कि यहां पर अब 3D की स्ट्रॉन्ग शील्डिंग बची नहीं है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जेड बढ़ने से जेड इफेक्ट बढ़ जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 3D subshell and due to poor shielding size decreases। ये आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरी अगर चार्ज नहीं है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, बट जब आपने चार्ज दिया है यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं तो शील्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बचेगी नहीं और आपका पास चार्ज होने की वजह से साइज कम हो जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका।
अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी देखना एक बार। जिंक इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल। जिंक होता है 3d10 4s2, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। इसीलिए ये सॉफ्ट हो जाएगा। और दूसरा किसका है? क्रोमियम। (3d5 4s1), तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत आसानी से होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए ये कैसा हो जाता है? थोड़ा सा हार्ड। तो सिंपल सी बात है, जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिससे इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है और ये सॉफ्ट हो जाता है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, आइए, इजी है। अब क्वेश्चंस में मुझे नहीं लग रहा ताकत है कुछ, बट देख लेते हैं एक बार। आंसर नंबर 7 कहता है एक अल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। इसका ओजोनोलिसिस करा और 2 कंपाउंड इसको मिलते हैं, और C B जो है वो फेलिंग टेस्ट देगा। फेलिंग टेस्ट देगा यानी कि कौन है वो? एल्डिहाइड है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। आयोडोफॉर्म है मतलब उसमें CH3CO ग्रुप है। और जो C है ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन हो सकता है ना। और ये क्या कह रहा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा यानी कि इसके पास भी ये स्ट्रक्चर है। तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होगा, है ना। अब अगर मैं यहां से आइडिया लगाऊं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसके पास ये होना चाहिए और इसके पास भी ये होना चाहिए। बट अगर मैं इन दोनों को मिला दूं ऐसे करके, तो ये कंपाउंड 4 ही हुए। और ये एल्डिहाइड है, ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? कीटोन। तो अगर मैं इसको कीटोन बना दूं, इसको कीटोन बना दूं और इसको करूं, तो देखें इसमें एक बार देखें, ट्राई करें स्ट्रक्चर में। इसको बीच में से तोड़िए, ओजोनोलिसिस, तो इथेनॉल बनता है। इथेनॉल फेलिंग टेस्ट भी देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, और यहां पे बनेगा आपके पास में कीटोन। तो ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया काम मेरा। अगर मैं ये मान लूं 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 3 8 9 10 हो गया। तो ये मेरे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास अल्कीन ये है, बेटा ऐसा बना के ही देखनी पड़ेगी आपको, और तो ऑप्शन है नहीं। अगर ये A है और इसका मैं ओजोनोलिसिस करूं, तो ओजोनोलिसिस क्या क्या करता है? डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो और दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। ये छोटी सी ट्रिक मेरे को ओजोनोलिसिस में याद है। क्या याद है? डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो और दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। अब ये आपके पास में फेलिंग टेस्ट भी देगा। ये हो गया मेरे पास B और ये हो गया C। C कौन है? एसीटोन, और ये कौन है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में ओजोनोलिसिस। फिर क्या कहता है ये? रिएक्शंस भी लिखनी है, आयोडोफॉर्म सबकी लिखनी है। तो ओजोनोलिसिस को लिख दी। तो अब मैं लिखता हूं फॉर बी। बी के लिए पहला मैं लिख देता हूं कि इसका फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? Cu2 प्लस OH माइनस आयन, है ना। फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको एसिड में चेंज कर देगा।
और कॉपर का रिडक्शन होगा तो Cu2O का रेड पीपीटी बन जाएगा, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा प्लस 3H2। तो ये आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन का हो गया। दूसरा आयोडोफॉर्म है ना, आयोडोफॉर्म कैसे होता है, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म में चेंज, उस आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा और बाकी का आपका सोडियम मिथेनॉइड बन जाएगा, है ना। ये हो गया आपके पास। और क्या पूछा इसने, HI, तो ये हो गई इसकी रिएक्शन, है ना। अब सी वाले की रिएक्शन देखें, इसकी ये वाली तो होगी नहीं, तो सिर्फ इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं NaOH प्लस I2। तो ये वही आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, CHI3, इसका सॉल्ट बन जाएगा और HI। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो बी और सी के अलग अलग रिएक्शन लिख देना और ओजोनोलिसिस लिख देना, बस हो गया आंसर नंबर 7। देख लीजिए एक बार। अच्छा एक बार फिर से बता देता हूं, यहां मैंने क्या करा, मुझे पता था बी में ये वाला सीन तो आएगा ही आएगा, ये तो होना ही होना है, और इसमें भी यही होगा, प्लस ये कीटोन भी है। तो अगर 2 कार्बन यहां है और ये कीटोन है तो बचे 3 कार्बन, तो कीटोन मेरे पास और कोई हो ही नहीं सकता, 3 कार्बन का कीटोन यही होता है। तो 3 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके हो गए, तो एक हो गया आपके पास एसिटाल्डिहाइड, एक हो गया एसीटोन, फिर मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। आइए आंसर नंबर 8 पे चलते हैं, देख लीजिए इसको पहले एक बार। इसने एक डायग्राम बना रखा है, कहता है कौन सा प्रोसेस है, अब ये पूरा मेमोरी बेस्ड है, ये है डायलिसिस बट इलेक्ट्रोड लगे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। पहली चीज, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस, क्यों करा जाता है। आपको याद होगा सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की एक टेक्निक है पेप्टाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, जो पीपीटी बनता है उसको स्टेबल करने के लिए उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट आपको कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट उस इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी रह जाती है, उसको हटाने के लिए हमारे पास प्यूरिफिकेशन के कई सारे टेक्निक। तो एक टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं हम, डायलाइजर होता है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन भरते हैं, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये वाटर इनटेक होता है, इधर से वाटर आता है, इधर से बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो आयंस होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू यहां पर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये कोलोइडल सॉल्यूशन ये वाला प्योर मिल जाता है, आयंस निकाल दिए जाते हैं, बट ये बहुत स्लो होता है। इसीलिए इस प्यूरिफिकेशन को फास्ट करने के लिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हो। तो अभी इलेक्ट्रोड लग गया तो इलेक्ट्रोड थोड़ा और तेजी से इसको खींचता है, प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू प्यूरिफाई कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। फिर क्या बोलता है, कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बिना इलेक्ट्रोड के भी, यस यू कैन डू इट, बट टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। Why is the इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए अप्लाई करा जाता है इसको फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ लेंगे एक ही बार में, समझ में आ भी जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रिएक्शन करानी है एन इथाइल इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन यानी कि ये, इसकी रिएक्शन करानी है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आपको याद है ये कंपाउंड,
इसको आप बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या काम आता है ये? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के काम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। हिंसबर्ग रिएजेंट से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट कर सकते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट जब 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। 3 डिग्री अमाइन से तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। तो वो चीज आप एक बार पढ़ लेना। रिएक्शन कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो H और Cl निकल जाएगा, प्रोडक्ट में आपके पास बन जाएगा ठीक है। ये Cl निकला, ये H निकला, तो वो इससे अटैच हो गया। ठीक है, SO2 ऐसा होता है ना, ऐसा। तो Cl यहां से निकला, ये वाला कंपाउंड यहां से अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका, एंड द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। तो आप कह सकते हैं इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और रिएक्शन करके आप इसको बता सकते हैं। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 9th का पार्ट 2 है ना। ये कहता है बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा ये भी देख लेना, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है बेंजाइल। क्लोराइड का मतलब ये, बच्चे समझते हैं ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजाइल और ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ये गलत है ना, ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है। अगर ये हो तो ये फिनाइल कहलाता है। और इसकी रिएक्शन आपने करानी है अमोनिया से। अमोनिया इस तरह से टूटता है HNH2 की फॉर्म में, और ये जब रिएक्शन करेगा तो सिंपली आपके पास में बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। फिर क्या है? फॉलोड बाय क्लोरोमीथेन। अब इसकी रिएक्शन क्लोरोमीथेन से करा दीजिए। एक HCl और निकल जाएगा, और यहां पर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। नाइन्थ का थर्ड पार्ट देख लीजिए एक बार। एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एनिलीन। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आपको याद होगा ये है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, एनिलीन के लिए जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो टेस्ट कुछ ऐसा है कि जितने भी 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले, एलिफेटिक मतलब ऐसे। तो चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट में इनकी स्मेल चेंज हो जाती है और बहुत ही बदबू आती है, इसकी फॉल स्मेल कंपाउंड बनता है। इसलिए ये रिएक्शन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये हो गया आपके पास में फिनाइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो उसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें भी कोई खास मुझे लगा नहीं कि कुछ तकलीफ वाली चीज थी। 2 टेस्ट है, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने वाला हिंसबर्ग रिएजेंट, और एक आइसोसाइनाइड टेस्ट जो 1 डिग्री अमाइन में जब भी रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसकी एक फॉल स्मेल आती है। राइट, चलिए अब इसका ऑल्टरनेट पार्ट कर लेते हैं। इसका 9th का ऑल्टरनेट पाथ। ये कहता है इसका आईयूपीएसी नेम दीजिए। इसका ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप एनिलीन कहते हैं, और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके रूट नेम में एनिलीन ही लिखा जाता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल, एन मिथाइल एन इथाइल एनिलीन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी ऑर्डर के हिसाब से, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है, तो एन इथाइल
एन मिथाइल एनिलीन। इजी आईपीसी नेम है। इसका बी पार्ट क्या पूछा इन्होंने, एक रिएक्शन दी है इन्होंने, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराई है SnHCl। SnHCl क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इनका रिडक्शन का मतलब है इसमें से ऑक्सीजन निकाल करके हाइड्रोजन लगाते चलिए आप, तो यहां बन जाएगा एनिलीन। ये रिएक्शन हमने पहले भी करी हुई है अभी। ये हो गया ए। अब इसकी रिएक्शन आप Br2H2O से कराते हैं। आपको याद होगा एनिलीन के पास लोन पेयर होते हैं जो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो इस पर अटैक करेगा और तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपके पास ये लग जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में। तो ये हो गया आपके पास में बी। सी में इसकी रिएक्शन आपने NaNO2 विद HCl से कराई है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और इससे आपका BDC बनता है N2Cl। याद रखने वाली रिएक्शन है, याद होगी तो आप इजीली कर देंगे, वरना फिर फंस जाएंगे। और ये तो रिएक्शन सबको याद रहती है क्योंकि एनिलीन के जितने भी इंटरकन्वर्जेंस है वो BDC से होकर के निकलते हैं मोस्टली। फिर इसमें आ गया ना, देखा वहीं आ गया, HbF4 के साथ गर्म करा तो यहां पर फ्लोरो बन जाएगा। फ्लोराइड बनाने का यही एक तरीका होता है बेंजीन में, सॉरी एनिलीन में। तो ये है आपके ABCD, और इनके नाम लिख सकते हो आप, जो नाम आए, जरूरी नहीं कि आईपीसी लो। एनिलीन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसको लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप ब्रोमीन। तो इसकी नंबरिंग आप यहां से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। सिंपली आप कह सकते हैं 1 3 5 ट्राइब्रोमो 2 फ्लोरो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। आइए, एक सेल बनाया हुआ इन्होंने, कंसंट्रेशन लिखी हुई है, कहता है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। द वैल्यू ऑफ E नोट फॉर द सेल इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E सेल। E सेल बताना है आपको। नॉन्स इक्वेशन आपको याद होगी, अगर नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैडमियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कैडमियम। ठीक है, अब इसमें जो सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं, एक्टिव मास जिसको हम कहते हैं। तो सिंपली आपके पास में बचता ही है, ई नोड आपको दे ही रखा है 1.260 माइनस 0.059। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन दैट आर गोइंग टू ट्रांसफर। यहां पर एल्यूमिनियम से देखिए एल्यूमिनियम +3 गया है, तो जब भी एल्यूमिनियम +3 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और कितने एल्यूमिनियम जा रहे हैं, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 6। तो यहां 6 आ जाएगा, है ना। इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं कैडमियम को। ठीक है, अब कैडमियम से निकालना चाहो तो भी आ सकता था, कैडमियम 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैडमियम में चेंज हो रहा है। तो कितने कैडमियम में, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लिए, 6। ऑफ कोर्स सी बात है, जितने एल्यूमिनियम देगा उतना ही कैडमियम लेगा। तो लॉग एल्यूमिनियम +3 की कंसंट्रेशन 0.01 का कैडमियम +2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1, और इसका क्या है, क्यूब।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको मैं 0.06 मान लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -1 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस बचा नहीं है। ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -4, नीचे हो जाएगा 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1.260 प्लस 0.01 तो 0721.2। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लूंगा तो आंसर आपके एग्जैक्टली आएगा 1.269, यानी कि इसकी वैल्यू 0.09 आ रही होगी, 0.009। ठीक है, तो ये है सिंपली, आप अपनी कैलकुलेशन देख लें। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर फ्लोराइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोई भी मेटल है तो +2 से जैसे +6 तक जाती है, तो इसका जो +6 में कंपाउंड बनेगा वो फ्लोराइड के साथ बनता है और स्टेबल भी होता है। ऐसा क्या खास बात है फ्लोरीन में? आप सभी को पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब कोबाल्ट +2, सिल्वर +1, टाइटेनियम 4+ और जिंक +2। देखो बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अगर कोई मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब है वो है पैरामैग्नेटिक। अगर वो रिपेल होता है इससे तो ये होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये होता है। हालांकि 12th क्लास में फिजिक्स में जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म और मैटर, उसमें से भी ये चीज हटा दी। तो यहां आप समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल होता है वो डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, इसका एटॉमिक नंबर 27, ये कॉपर वाली कैटेगरी में आता है, कॉपर वाले ग्रुप में आता है। ये 22 और जिंक 30। जिंक के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, 3d10 4s2 होता है जिंक, और ये +2 आ जाएगा तो ये भी, तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। टाइटेनियम +4, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, +4 का मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ये क्वेश्चन भी आया था कि स्टेबल क्यों होता है ना, इसी सैंपल पेपर में। तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। कॉपर, कॉपर होता है हमारे पास 3d10 4s1। सिमिलरली सिल्वर हो जाएगा 4d10 5s1, +1 का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है। तो सिर्फ बचता है कोबाल्ट 3d7 4s2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 3d7, 3d7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, हेंस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका कोबाल्ट 2+। इसके बाद इसका सी सेक्शन देखना, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d। देखो 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज। 3d सीरीज का मतलब 4th पीरियड स्कैंडियम वाला, ये होता है आपके पास 5th पीरियड, फिर होता है आपके पास 6th पीरियड, और लेंथेनम के बाद में आते हैं आपके पास में लेंथेनॉइड, और उसके बाद में यहां आता है। तो होता क्या है, 3d से 4d जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिससे साइज बढ़ जाता है। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सेम होता है, वजह है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है?
पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि 3d से 4d साइज बढ़ता है, इसीलिए कम एंथैल्पी पर ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, है ना। साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से दूर चला गया। ये 3d है, ये देखिए ये 3d और 4d, ये न्यूक्लियस के पास है, ज्यादा एनर्जी लेगा, ये दूर है, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम जाओगे, यानी कि 4d से 5d, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। वजह है 4f की पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट 14 के 14 एलिमेंट में साइज कम होता जाता है। अब 4d से 5d यहां पर साइज तो सेम है, बट यहां पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वैसे घूम करके आएगा, इस यहां से यहां जाओगे तो एटम के अंदर प्रोटॉन तो ऐड होते जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है। तो 4d से 5d जब आप जाते हो, यहां पर साइज तो कांस्टेंट होता है, बट जेड बढ़ने की वजह से जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 5d सीरीज की ज्यादा क्यों होती है? तो आप कह सकते हैं कि when we move 3d to 4d series, size increases, but when we move 4d to 5d series, size of the atom remain constant. Why? Because of poor shielding of 4f orbitals. That is why size remain constant. But due to increment in atomic number, proton increases. Proton inside the nucleus increases, hence effective nuclear charge increases. That is why it will now require higher amount of energy to remove one electron from its outermost shell. ठीक है, तो एक बार पढ़ के देख लेना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका और वाला पार्ट भी है यहाँ पे हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें कर्व दिया हुआ है, कर्व इधर आप देख लीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो क्रोमियम से जब मैग्नीज गया है तो एक डिप दिया है। ये कर्व जहां पर बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसके साइड में एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना उसको एक बार। तो कहता है पहला, व्हाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम के पास 3d5 4s1 है और मैग्नीज के पास 3d5 4s2 है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। कि मैग्नीज का क्यों आता है? तो हम कहेंगे मैग्नीज में 3d5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाने से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे बनती है मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। सपोज कीजिए मेटल का कोई सैंपल है, ये मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर। इन सबके इलेक्ट्रॉन आपस में कहीं भी घूमते रहते हैं, कभी इसके चारों ओर, कभी इसके चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़कर दूसरे शेल में भी एंट्री करते हैं, इसी को बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। बट इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डीलोकेलाइज्ड ऑफ 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसी की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, और आपका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई वजह। चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर करके एक बार लिख लेना, मैं एक बार में बोल देता हूं। जो ये है कि द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन मैग्नीज आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, then these 5d electrons are very less delocalized. Hence, these 5d electrons are very less delocalized. Delocalized नहीं होते हैं, hence cannot help in effective metallic bonding. ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है? Why do transition metals
of 3D series have lower melting point as compared to 4D series. तो 3D और 4D इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब देखो ये भी देखना 3D और 4D, 4D न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रहता है, ज्यादा दूर है तो ज्यादा ये घूम सकता है, यानी कि इसका डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है, ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3D से 4D जब जाओगे इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन बढ़ता है, जिससे ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, उसी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। ठीक है, तो 4D हैज मोर फ्रीक्वेंट मेटेलिक मेटल मेटल बॉन्डिंग, और उसकी वजह क्या है, इसके पास साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं। चलिए सी पार्ट देखिए। इन थर्ड आयनाइजेशन ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई द नेम द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D 4D और 5D। 5D का मतलब 6th पीरियड, इसमें देखना आप टंगस्टन आता है आयरन वाले ग्रुप में। ओहो नहीं नहीं, इस वाले ग्रुप में, तो इसका आंसर है टंगस्टन। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी कंप्लीट। ये अच्छा सेक्शन था, ठीक है। और अब हम अगले वीडियो में करेंगे, या इसी वीडियो में भी कंटिन्यू कर देंगे, सेक्शन सी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।